नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 13 सितंबर 2022। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे द हिंदू के न्यूज़पेपर में कौन कौन से महत्वपूर्ण आर्टिकल आए हैं। सबसे पहला आर्टिकल आपको प्रश्न संख्या 9 पे मिलेगा, जिसको आप सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र से जोड़कर देख सकते हैं, जहां पर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करेंगे। देखिए, बहुत बार G20 के ऊपर द हिंदू में आर्टिकल्स आ चुके हैं, तो इस मुख्य परीक्षा में जो लोग भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो वो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करके जाएं। इस परीक्षा में और आने वाली मुख्य परीक्षा में, दोनों परीक्षा में G20 से संबंधित जो प्रश्न है उसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। देखिए, इतना बड़ा G20 का सम्मेलन भारत में होने जा रहा है। बात करी जाए भारत को, इसकी अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से लेकर और 30 नवंबर 2023 तक भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। दूसरा, इस एक वर्ष में बहुत सारी मीटिंग्स G20 की होंगी और वो भारत भर में मीटिंग्स होंगी। उन मीटिंग्स की अगर बात करें तो उसमें कई सारे G20 देशों के मंत्री, वहां के उद्योगपति, वहां के बहुत बड़े बड़े कूटनीतिज्ञ, कुछ एनजीओज, जो वहां के वर्किंग ग्रुप्स होते हैं, ये सारे लोग इंडिया में आएंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे। तो यहां पर चूंकि भारत इस चीज को होस्ट कर रहा है, तो यहां पर सबकी निगाह भारत पर होगी कि यहां पर भारत कौन से मुद्दों को उठाएगा। पहले भी इस टॉपिक पे आर्टिकल आ चुका है कि भारत को बहुत सोच समझ के यहां पर जो भी मुद्दे, जो भी इश्यूज पर बात करनी है, वो बहुत सोच समझ के सेलेक्ट करने होंगे। ऐसे कोई मुद्दे सेलेक्ट नहीं करने हैं जिस पर विवाद उत्पन्न हो या फिर जिसका कोई परिणाम ही ना उत्पन्न हो। क्योंकि इतनी बड़ी मीटिंग भारत के अंदर होने वाली है, तो उसका पूरा लाभ भारत को उठाना होगा। भारत को यहां पर यह बताना होगा कि भारत इस मीटिंग में, भारत की क्या रणनीति है, आगे आने वाले समय में भारत कितना सहयोग दे सकता है। प्लस हमें वो मुद्दे यहां पर डिस्कस करने हैं जिसमें किन्हीं दो देशों के बीच में गतिरोध ना हो। अब देखिए, जैसा कि हमको पता है कि आज के अगर विश्व की बात करें, आज के समय में रूस वर्सेस यूक्रेन चल रहा है, ठीक है। चाइना वर्सेस ताइवान चल रहा है। एक तरह से रूस वर्सेस यूक्रेन को आप नाटो से भी जोड़ के देख सकते हैं। जो जिस तरीके का फिनलैंड का एक मतभेद चल रहा है रूस के साथ, वो अलग है। तो आप देखोगे कि पूरा वर्ल्ड जो है वो कई सारे पार्टीज में डिवाइडेड है। चाइना की अलग जो कूटनीतिज्ञ इसकी चालें होती हैं, ऋण जाल में फंसाने वाली और दूसरे की भूमि को हड़पने वाली, वो अलग चल रही हैं। जिस तरीके से इसने हम्बनटोटा बंदरगाह पे स्पाई शिप भेज के भारत के साथ एक संबंध को खराब करने की कोशिश करी है, वो एक अलग चीज है। तो इतने सारे अलग अलग विचारधारा के लोगों को एक मंच पर लाना, अब यहां पर मान लीजिए बहुत सारी कंट्रीज बैठे हुए हैं और हर कंट्री का अपना हित होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। भारत के अपने राष्ट्रीय हित हैं, रशिया के अपने हैं, चाइना के अपने हैं, अमेरिका के अपने हैं। तो इतने सारे जब लोग यहां पर, इतने सारे हेड ऑफ स्टेट बैठे होंगे और इन सबका प्रतिनिधित्व भारत कर रहा होगा। अब मान लीजिए भारत यहां पर कोई एक्स मुद्दा उठाता है, अब इस मुद्दे में हो सकता है रूस भारत का साथ दे, चाइना को यह मुद्दा अच्छा ना लगे, यूएस भारत का साथ दे, टर्की को यह मुद्दा अच्छा ना लगे। तो सबको एक तो संतुष्ट भी करना है आपको। कोई भी ऐसा मुद्दा हम ना उठा लें जिसमें कि गतिरोध उत्पन्न हो जाए और उस गतिरोध का परिणाम यह निकला कि उस मुद्दे का कोई रिजल्ट निकल ही नहीं पाया, तो यह बैठक हमारे लिए पूरी तरीके से वेस्ट हो जाएगी। दूसरा, यहां पर राइटर यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें किससे सबक लेना चाहिए, इंडोनेशिया से। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है इस समय G20 की जो मेजबानी है वो इंडोनेशिया के पास है। तो इंडोनेशिया ने जिस तरीके से इस पूरे G20 सम्मेलन को हैंडल करा है, तो हमें उससे बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। यहां पर मुख्यतः 3 मुख्य बिंदु यहां पर राइटर बताते हैं, वो कौन कौन से हैं इस पे ध्यान दीजिएगा। इस पॉइंट पे इंडोनेशिया ने ना यहां पर 3 मुद्दों को चुना। पहला मुद्दा था वैश्विक स्वास्थ्य ढांचा। आपको याद होगा हम लोगों ने द हिंदू में वैश्विक स्वास्थ्य संधि के ऊपर भी चर्चा करी थी, जिसमें कि हर देश एक ऐसी ग्लोबल ट्रीटी की आवश्यकता है जहां पर कोविड जैसी महामारियां जो भविष्य में और उत्पन्न होंगी, तो उनसे सारे देश मिलकर कैसे लड़ेंगे, ये सारे प्रावधान होने चाहिए। अब कोई देश वैक्सीन बना लेता है, कोई देश वैक्सीन नहीं बना पाता है, उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो इससे वैक्सीन खरीद पाए, या बहुत जो अमीर देश होते हैं वो क्या करते हैं, पहले ही इन सब वैक्सीन की जो कंपनियां होती हैं इनको कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि भाई हमें इतने डोजेस हमको पहले से ही एडवांस बुकिंग कर लो। तो उसमें जो गरीब देश हैं या जो कम आय वाले देश हैं, उनको उनको बहुत ज्यादा मानव पूंजी की हानि होती है। तो ऐसी व्यवस्था को समाप्त करने का एक ही तरीका है कि ऐसी एक वैश्विक संधि हो। उसी तरीके से इंडोनेशिया ने यहां पर पॉइंट उठाया था कि ऐसा एक विश्व का स्वास्थ्य ढांचा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर
तैयार हो, जैसे आप यूएन देखते हैं, ठीक है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो देश हैं वो अपना अपना क्या सहयोग कर सकते हैं या किस देश को जरूरत है, वो सारी अपनी बातें और किस बिंदु से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड कर सकें। दूसरा मुद्दा उन्होंने उठाया था स्थायी ऊर्जा संक्रमण का। संक्रमण का मतलब होता है ट्रांजिशन, यानी कि परिवर्तन, एक चीज से दूसरी चीज में परिवर्तन। जैसे मान लीजिए आज कोयले से विद्युत उत्पन्न हो रही है, तो हम लोग कोयले से संक्रमण होकर कहां चले जाएंगे, सौर ऊर्जा में या पवन ऊर्जा में, ठीक है। तो यानी कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से स्विच करना कहां पर, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर। और स्थायी ऊर्जा यानी कि सस्टेनेबल एनर्जी की बात कर रहा इंडोनेशिया ने यहां पर। इसका मतलब यह था कि हमें अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को इस तरीके से पूरा करना है कि जो हमारी भावी पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है ना, उसके लिए भी हम कुछ संसाधन छोड़ के जाएं। ऐसा नहीं हो सके कि हमने पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का इतना ज्यादा यूज कर लिया कि उसके लिए कुछ बचा ही नहीं। तो स्थायी यानी कि सतत हमको यूज करना है और हमको धीरे से ऊर्जा को क्या करना है, संक्रमण करना है, यानी कि अनवीकरणीय से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की तरफ जल्दी से जल्दी जाना है। तीसरा यहां पर सबसे मुख्य अहम मुद्दा डिस्कस हुआ था, वो था डिजिटल परिवर्तन का। और इसी डिजिटल परिवर्तन में आप देखिए जिस तरीके से मोबाइल और इंटरनेट हर एक आदमी की पहुंच तक बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से क्या हो रहा है कि हर आदमी उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और ये जरूरी भी है। आपने देखा कि कोविड-19 महामारी के बाद से इस डिजिटल उपयोग देखने को मिला, और ये जरूरी भी था, क्योंकि भाई देखिए कोविड जैसी बीमारियां जो छूने से फैल सकती थी या एक दूसरे मनुष्य के संपर्क में फैल सकती थी, तो उसमें ये बेटर ऑप्शन था कि भाई हम लोग क्या करें, हार्ड करेंसी की जगह हम लोग सॉफ्ट करेंसी यानी कि डिजिटल लेन देन की तरफ जाएं। दूसरा, यहां पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज की बात करें या गवर्नमेंट का, सरकार का जो भी डेटा होता है वो डिजिटल रूप से ज्यादा सिक्योर है। देखिए जितनी बड़ी बड़ी फाइल्स बनती हैं तो उसमें कागज लगता है और उसके लिए पेड़ को काटा जाता है, तो कम से कम यहां पर पर्यावरण का भी हम सुरक्षित कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि उस चीज को डिजिटली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक बेटर वे में, जिससे कि हम पर्यावरण को भी संरक्षित कर सकें। और अब जब हम लोग डिजिटल में परिवर्तित होते हैं तो वहां पर सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए क्या आता है, सुरक्षा का। साइबर सुरक्षा की बात करते हैं या डेटा सुरक्षा की बात करते हैं, तो ये तीसरा मुख्य पॉइंट था इंडोनेशिया का, जो उसने अपने यहां हो रहे G20 सम्मेलन में डिस्कस करे। ये 3 पॉइंट देखिए अब इस तरीके के हैं कि इसमें यूएसए भी राजी हो जाएगा, रूस भी राजी हो जाएगा, चाइना भी राजी हो जाएगा, टर्की भी राजी हो जाएगा। कोई ऐसा देश नहीं हो सकता जो ऐसे मुद्दों पर अपना समर्थन ना दे, ठीक है। उसी तरीके से यहां पर भारत को भी इंडोनेशिया से सीखते हुए ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए जिसमें सबका परस्पर राष्ट्रीय हित हो। अब देखिए ये मुद्दे कैसे हो सकते हैं उसके बारे में यहां पर राइटर बता रहे हैं। एक, यहां पर इंडिया को क्या करना चाहिए, एक बैलेंस अप्रोच को फॉलो करना चाहिए। बैलेंस अप्रोच कौन कौन सी, जैसे यहां पर बता रहे हैं कॉमन इंटरेस्ट कौन कौन से मुद्दों पर आज हो सकता है। जैसे ये स्वास्थ्य की बात हो रही है, तो यहां पर ये जो महामारी है इससे जुड़ा मुद्दा भारत उठा सकता है। जो इससे जुड़ा ग्लोबल संधि का मुद्दा है, ठीक है, ऐसी एक संधि होनी चाहिए जैसे हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स पे संधि करते हैं, जेनेवा कन्वेंशंस करते हैं, प्रोटोकॉल बनाते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पर्यावरण को लेके, ऐसे वैक्सीन्स को लेके या स्वास्थ्य को लेके भी कोई संधि होनी चाहिए, ठीक है। जिस तरीके से आज विश्व में महंगाई की जो दर हो रही है, महंगाई का जो दृश्य हम लोग देख रहे हैं, इस पे बात करी जा सकती है। जो बेरोजगारी है उस पे बात करी जा सकती है, गरीबी पे बात करी जा सकती है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा आतंकवाद, इसको रोकने की बात करी जा सकती है। अब देखिए यहां पर जब महामारी की बात होगी तो महामारी में आपको पता है यहां पर क्या चीजें आ सकती हैं, वैक्सीन को लेके बात हो सकती है। अब वैक्सीन को लेके बात होगी क्या भाई, यहां पर ना सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है किसका, आईपीआर का, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का। कोई कंपनी एक्स है, उसने वैक्सीन बना ली, अब वो वैक्सीन जो है किसी दूसरे को वो अधिकार नहीं दे सकती बनाने का। तो जब किसी दूसरे को अधिकार नहीं देती है तो मेरे भाई कोई भी वैक्सीन बनाने की कंपनी होगी उसकी उत्पादन क्षमता तो एक लिमिटेड होगी ना, कि एक कंपनी एक महीने में 1 लाख डोजेस बना सकती है। अब पूरे विश्व में अगर सप्लाई करनी है, क्योंकि कोविड जैसी महामारी तो विश्व के हर कोने में फैली, तो अगर ये लोग पेटेंट अपना नहीं देते हैं, अपना पेटेंट फ्री नहीं करते हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो यहां पर यह मुद्दा उठाना चाहिए कि इसको सबको पेटेंट फ्री करना चाहिए, या अगर फ्री नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम कुछ रिलैक्सेशन तो यहां पर देना चाहिए। तो ऐसे मुद्दों को यहां पर उठाया जा सकता है।
दूसरी यहां पर राइटर बात करते हैं सप्लाई चेन की। सप्लाई चेन का मतलब क्या होता है? देखिए, कोई भी देश है, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए चाइना की बात करें तो चाइना आज की डेट में बहुत सारे देशों को जो कच्चे पदार्थ हैं या जो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं वो सप्लाई करता है। अब कोविड जैसी महामारी आती है और जो परिवहन के रास्ते होते हैं ये ब्लॉक कर दिए जाते हैं, बाई एयर बाई शिप, ये सारी चीजें बंद हो जाती हैं। तो जब ये बंद हो जाती हैं तो ये सारे जो देश जो इस कच्चे पदार्थ के लिए या फिर बात करी जाए बहुत सारी चीजों के लिए चाइना पर डिपेंड होते हैं, अब उन पे संकट आना शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो सप्लाई चेन रेजिलियंस है, रेजिलियंस का मतलब होता है कि हम एक ही चीज पर निर्भर ना रहें। बहुत सारे देशों में ऐसी तकनीकों को डेवलप करना चाहिए जिससे कि सप्लाई चेन ऐसी महामारी या कोई भी आपातकाल जैसी स्थिति में कम से कम एक देश के नागरिकों को खाद्य पदार्थ, दवाइयां, इन सब की कभी असुविधा ना महसूस हो, इन सब की रुकावट ना हो। तो जो इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो युद्ध जैसी विषम परिस्थिति में भी उसको सप्लाई मिलती रहे। ग्रीन हाउस गैस के मुद्दे को यहां पर उठाया जा सकता है कि भाई इतने सारे हम लोग संधियां करते हैं, कॉप करते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं, तो उसमें जो जो मुद्दे डिस्कस होते हैं तो वो मुद्दों पर G20 जैसे सम्मेलन में बात करने का मतलब होता है कि हम पर्यावरण को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। क्योंकि इतना बड़ा सम्मेलन G20, उसमें विश्व की इतनी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आएंगी और वहां पर हम पर्यावरण से जुड़े हुए कोई भी मुद्दे उठाएंगे तो इससे हमारी छवि अच्छी होगी कि हम पर्यावरण के लिए कितने ज्यादा जागरूक हैं। यहां पर राइटर कहते हैं एक मुद्दा भारत को और उठाना चाहिए। वो क्या मुद्दा है? जैसे जो ये अफ्रीकन देश होते हैं या जो साउथ अमेरिकन देश हैं, जो अल्प विकसित देश हैं, इनको इंडिया को आगे बढ़ के बोलना चाहिए कि आप अपनी भी प्रॉब्लम्स यहां पर बताइए या आप जो भी इशू रेस करना चाहते हो इस सम्मेलन में वो भी आप रेस करो। क्योंकि देखिए इनको इतना इंपॉर्टेंस यहां पर मिल नहीं पाता। आपको पता है कि G20 में जो बहुत ज्यादा पावरफुल इकोनॉमीज हैं वो सारी पश्चिमी देशों की हैं, यूरोपियन देशों, अमेरिकन। तो यहां पर ये जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, इनको यहां पर इंडिया मौका दे सकता है और ये अपनी यहां पर सॉफ्ट पावर को और डेवलप कर सकता है कि भाई हमने तुम्हें मौका दिया, तुम भी अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहां पर हमारे द्वारा या तो कह लो या आप खुद मंच पर आके उस चीज को एक्सप्लेन करो या उस चीज का जो भी सॉल्यूशन है वो G20 के देशों से मांगो। तो ये एक बहुत अच्छी बात यहां पे राइटर कर रहे हैं जिनको हम मुख्य उत्तर परीक्षा में या हमसे इंटरव्यू में जो पूछा जा रहा है तो यहां पर हमको पॉइंट्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे। अब देखिए ये सारे पॉइंट्स मैंने पिछले आर्टिकल से कवर कर रखे हैं कि भारत को क्या करनी चाहिए। अपनी ब्रांडिंग करने का बहुत अच्छा अवसर है। हमने कोविड की वैक्सीन बनाई, हमने क्लोरोक्वीन, पैरासिटामॉल और ये जो वैक्सीन है ये हमने कितने सारे देशों को भेजी है, ठीक है। हम अपनी घरेलू सफलताओं का प्रमाण दे सकते हैं। हम स्पेस के क्षेत्र में कितना अच्छा कर रहे हैं, विज्ञान के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, वो सारी चीजें यहां पर बता सकते हैं। भारत के अंदर अब देखिए मैंने आपको बोला G20 में बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो उद्योगपति हैं वो भारत में आएंगे, ठीक है। तो यहां पर निवेश आने के अच्छे चांसेस हैं। हम अपने स्टार्टअप्स को, जितने हमारे स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न कैटेगरी में पहुंच गए हैं, हम उनको प्रमोट कर सकते हैं। हम अटल इनोवेशन मिशन को प्रमोट कर सकते हैं जिससे कि कम से कम दूसरे देश की कंपनीज को लगे कि भारत में जब इतने स्टार्टअप इतने आसानी से ग्रो कर रहे हैं तो यानी कि इनकी जो सरकार है, भारत ये स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। भारत को एक पर्यटन जो टूरिज्म का हब है हम उसको बना सकते हैं अच्छे से, ठीक है। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि दिल्ली में तो होनी है और दिल्ली के बाहर जैसे कश्मीर हो गया या फिर और भी कई सारे राज्यों में ये सब बैठकें होंगी तो वहां पे हम और ज्यादा साफ सफाई पे ध्यान देके उन राज्यों को और प्रमोशन दे सकते हैं। अब यहां पर जो IBCA की बात करी गई है, जिस तरीके से देखिए 2023, 24, 25 कितना इसको संयोग कह लीजिए कि जो भी है, 2023 में भारत है, 2024 में ब्राजील है और 2025 में दक्षिण अफ्रीका है। और ये तीनों ही देश किसके मेंबर हैं? IBSA के। और तीनों ही देशों के पास G20 की जो अध्यक्षता है वो लगातार होने जा रही है। तो हम लोग जो ग्लोबल साउथ की अवधारणा है उसको भी यहां पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ये जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए पूरी पॉपुलेशन की 60% पॉपुलेशन G20 देशों में रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, वर्ल्ड की 80% इकोनॉमी इन्हीं देशों में है और वर्ल्ड का 75% जो ट्रेड होता है वो भी इन्हीं देशों में से होता है। अब जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन पे एक नजर डाल लीजिएगा। इस पे प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई इनमें से कौन सा G20 में नहीं आता है, तो इसको एक बार जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। अगला आर्टिकल आपको पृष्ठ संख्या 8 पे मिलेगा जिसको भी आप सेकंड पेपर से जोड़ सकते हो। अब यहां पर क्या है, सेकंड पेपर में जो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं कि ऐसे कौन से अंतरराष्ट्रीय करार होते हैं जो भारत के हितों को प्रभावित करते हैं, तो ये भी हमको सेकंड पेपर के अंदर ही पढ़ना होता है। तो यहां पर देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल
आज के द हिंदू का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है। इसमें देखिए बोला गया है कि यहाँ पर जो इंटरनेशनल लॉ होते हैं, इंटरनेशनल लॉ का मतलब है जो अंतर्राष्ट्रीय नियम होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियम, अब आप कहोगे ये क्या चीज होती है। अब देखिए इसको मैं एक उदाहरण से बताता हूं। जैसे मान लीजिए रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है। अब आपको याद होगा जब ये स्टार्टिंग हुई थी इस चीज की, तो यूक्रेन ने जेनेवा कन्वेंशन का हवाला दिया था। इसने बोला कि जो पुतिन है इनके ऊपर क्या लगाया जाए, केस करा जाए, किस चीज का, वॉर क्राइम का। अब ये किस बेसिस पे बोला गया था, जेनेवा कन्वेंशन का पुतिन ने क्या करा है, इन्होंने वॉयलेशन करा है, यानी कि इसका हनन करा है। जो रूल्स जेनेवा कन्वेंशंस में लिखे हुए हैं उस रूल्स को ना मानते हुए रूस ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया और यहां पर बहुत सारे ऐसे हथियारों का यूज करा जो जेनेवा कन्वेंशंस में बैन थे। अब ये क्या है जेनेवा कन्वेंशन? जेनेवा कन्वेंशन यानी कि ये कुछ अंतरराष्ट्रीय नियम ऐसे लिखे गए हैं कि कोई भी एक्स देश और वाई देश के बीच में जब भी युद्ध जैसी स्थितियां या युद्ध होता है, तुरंत जेनेवा कन्वेंशंस में लिखे हुए सारे नियम, कन्वेंशन 1 2 3 4, ये लोग कैसे एक दूसरे के युद्ध पीड़ितों की बात करें या हथियारों की बात करें या एक दूसरे के नागरिकों की बात करें जो गैर सैनिक लोग हैं, तो उनके साथ क्या व्यवहार एक देश दूसरे से करेगा, तो ये सारे नियम कहां पे लिखे हुए हैं, जेनेवा कन्वेंशंस में। तो जेनेवा कन्वेंशंस एक तरह का क्या हो गया, अंतरराष्ट्रीय नियम हो गए। ठीक है, तो अभी आपको ये समझ में आया कि अंतरराष्ट्रीय नियम क्या होते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए जैसे पर्यावरण से संबंधित कोई नियम है, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, वियना कन्वेंशंस हैं, तो ये सब अंतरराष्ट्रीय नियम है। कोई देश अपने समुद्र, उसका जो टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं, अपनी जो समुद्री सीमा होती है उसके अंदर शोध कर सकता है। तो यानी कि उसको ये अधिकार कहां से मिला, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय नियम बने हुए हैं। ठीक है, तो हर चीज के लिए अंतरराष्ट्रीय नियम है। तो अंतरराष्ट्रीय नियम का सीधा सा मतलब होता है कि सब लोग, सारे देश उसको फॉलो करेंगे, और कोई भी देश अगर उसको फॉलो नहीं करता है तो जिसके साथ अन्याय हो रहा है वो इस नियम का हवाला देके उस देश से जो भी क्षतिपूर्ति है या जो भी आरोप है वो लगा सकता है। जैसे मान लीजिए मेरा कुछ अधिकार है कि मुझे बोलने का अधिकार है, ठीक है, आर्टिकल 19 से मुझे ये मिलता है और ये मेरा मौलिक अधिकार है। अब कोई मुझसे ये छीनने की कोशिश करेगा तो मैं उसको बोलूंगा ये आप मुझसे नहीं छीन सकते। तो मैं किस आधार पर बात कर रहा हूं उससे, मैं अपने संविधान के आधार पर बात कर रहा हूं, क्योंकि संविधान ने मुझे ये अधिकार दिया है। उसी तरीके से ये अंतरराष्ट्रीय नियम होते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए लिखा हुआ है इंडिया हैज लॉस्ट इट्स वे इन द यूज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। यहां पर जो राइटर हैं वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि भारत जो है वो इन अंतरराष्ट्रीय नियमों का फायदा ही नहीं उठा पाता। वो कभी भी अपनी पॉलिसीज में इन अंतरराष्ट्रीय नियमों का जिक्र नहीं करता, इनका हवाला नहीं देता, इनका सपोर्ट नहीं लेता। जैसे यहां पर देखिए एक केस जिक्र करा इन्होंने कुलभूषण जाधव का, तो इन्होंने बताया कि बहुत समय के बाद एक केस आया कुलभूषण जाधव का जिसको लेके इंटरनेशनल कोर्ट में इंडिया गया, और वहां पर इंटरनेशनल कोर्ट में जाने के बाद इंडिया ने बोला कि भाई ये तो इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय लॉ है उसके खिलाफ है, तो इस पे कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। तो जब इस मुद्दे पे भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पहुंच सकता है, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का यूज कर सकता है, उनकी हेल्प ले सकता है। अब जैसे बात करी जाती है, यहां पर उदाहरण लिया इन्होंने गलवान वैली का, तो गलवान घाटी में जिस तरीके से चाइना ने हमारे साथ करा, तो हम इस चीज को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पे या हमने इस चीज को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का यूज यहां पर क्यों नहीं करा। तो यहां पे राइटर बताते हैं कि ऐसे बहुत कम मौके आते हैं जहां पर भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उपयोग करता है, और यहां पर यह भी बताया गया कि इन नियमों का उपयोग भरपूर मात्रा में करना चाहिए। राइटर बताते हैं कि भारत के अंदर इन अंतर्राष्ट्रीय नियमों को समझाने वाली कोई संस्था है क्या, या इनके ऊपर केवल कोई काम करता है ऐसा विभाग है। अब यहां पर बातें शुरू हो जाएंगी कि बहुत सारे यहां पर नाम लिए गए हैं संस्थाओं के, वो हमारी प्रारंभिक परीक्षा में भी हमसे पूछे जा सकते हैं। तो एक एक करके मैं आपको संस्थाएं बताता हूं। अब ये आर्टिकल मैंने पूरी कोशिश करी है कि इसमें आपको थ्योरी देने से अच्छा है मैं आपको जो इन सारी संस्थाओं के ऑफिशियल वेबसाइट है ना, उसमें जो इन संस्थाओं के बारे में लिखा है वो स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करूं, जिससे कि आपको पहली चीज तो पूरी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिले, दूसरा अगर आपको ये नहीं पता है कि ये संस्था क्या है तो वो भी आपको पता लग जाए। देखिए यहां पर सबसे पहली संस्था की बात आती है कानून एवं संधि प्रभाग। इसकी इंग्लिश में यहां पर राइटर ने लिखा हुआ है लीगल एंड ट्रीटीज
डिवीजन, ठीक है, ट्रीटीज का मतलब संधियां होता है। अब ये जो कानून एवं संधि प्रभाग है, तो पहला प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में यही पूछ सकते हैं कि कौन से मंत्रालय में आता है, तो विदेश मंत्रालय के अंतर्गत ये चीजें आती हैं, ठीक है। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, ये संस्था तो है मेरे पास, ये डिपार्टमेंट तो है मेरे पास, परंतु इस डिपार्टमेंट में राइटर बता रहे हैं कि इसमें जो वैकेंसी है, ठीक है, वो बहुत अधिक है। मतलब कि इसमें टोटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए 23 लोगों की, मगर इसमें अभी तक भर पाए हैं कितना, 13 लोग। इस वजह से भी जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के जो ज्ञाता लोग हैं जिनको यहां पर होना चाहिए, वो इतनी ज्यादा वैकेंसी है कि कम लोग हैं यहां पर। तो जब कम लोग हैं तो उस मामले पे कम बातें होती हैं, कम राय दी जाती है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर आती है। अब ये जो कानून एवं संधि प्रभाग है, इसके बारे में बेसिक सा जान लीजिए कि 1957 में इसको बनाया गया था, ठीक है। अब यहां पर साफ साफ देखिए लिखा हुआ है, अंतरराष्ट्रीय कानून सलाह के सभी पहलुओं से निपटने के लिए यह नोडल एजेंसी की तरह यह काम करता है। बस इतनी चीज आपको समझ में आ जाएगी ना, तो आप आंसर वहां पे टिक सही लगा देंगे। अंतरराष्ट्रीय कानूनी सलाह जो होती है, यानी कि जो इंटरनेशनल लॉ की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए ही भारत सरकार का पूरा एक प्रभाग है जिसको कानून एवं संधि प्रभाग कहते हैं। दूसरा यहां पर राइटर जिक्र करते हैं भारतीय वैश्विक परिषद का। अब यह संस्था बेसिकली किस पे काम करती है, अंतरराष्ट्रीय आईआर पे, यानी कि संबंधों पे। ये अंतरराष्ट्रीय लॉज पे, यानी कि जिसका टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय कानून, इस पे अध्ययन नहीं करती है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अंतरराष्ट्रीय मामलों के बारे में जो भारतीय और अंतरराष्ट्रीय मामले होते हैं, यानी कि अंतरराष्ट्रीय जो रिलेशंस होते हैं, उसके अध्ययन को बढ़ावा देने का काम है इसका। भारत के भीतर और विदेशों में जो जानकारी होती है उसको आदान प्रदान करना, ठीक है, उसके ऊपर शोध करना, चर्चा करना, ये काम ये संस्था देखती है, भारतीय वैश्विक परिषद। यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के इर्द गिर्द ये लोग काम करते हैं, ना कि अंतरराष्ट्रीय लॉ को संबंधित, ठीक है। दूसरा यहां पर राइटर बताते हैं कि एक प्रॉब्लम यहां पर और आती है, वो ये है कि जब भी कोई ऐसा अंतरराष्ट्रीय नियम होता है ना, जो भी अंतरराष्ट्रीय नियम है, उसके ऊपर कभी भी कोई भारत सरकार को रूल बनाना होता है या कोई निर्णय लेना होता है, तो ये केवल एक मंत्रालय से नहीं हो सकता। क्योंकि भारत में क्या होता है कि बहुत सारे मंत्रालय काम करते हैं, जैसा हर देश में होता है। तो ये निर्णय लेने की जो शक्ति है ना, वो जैसे मान लीजिए एक बोल दिया जाए कि विदेश मंत्रालय ही निर्णय लेगा, परंतु कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनसे वित्त मंत्रालय भी जुड़ा होता है, रक्षा मंत्रालय भी जुड़ा होता है, गृह मंत्रालय भी जुड़ा होता है। तो अकेले विदेश मंत्रालय ऐसा निर्णय नहीं ले सकता। तो ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा ड्रॉबैक कहा जाता है, ठीक है। अब कम से कम एक संस्था तो ऐसी हो जो अंतरराष्ट्रीय नियमों पर निर्णय लेने के लिए पूरी तरीके से स्वच्छंद हो। यहां पर राइटर बताते हैं इसमें जो प्रॉब्लम एक और आती है ना, वो ये है, जैसे मैं आपको आर्टिकल में दिखाता हूं, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एकेडमिक ऑब्स्ट्रक्शन। एकेडमिक का मतलब है जो, जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज होती हैं, कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, जहां पर पढ़ाई कराई जाती है। तो इन एकेडमिक, ये भी एक तरीके का रुकावट बन गए हैं कि इंडिया का जो नॉलेज है इंटरनेशनल लॉ को लेके, या इंडिया जो काम कर रहा है वो इतना कम क्यों है। अब देखिए ये एकेडमिक ऑब्स्ट्रक्शन कैसे है। अब यहां पर राइटर बताते हैं कि जैसे हमारे कॉलेजेस में जो प्रोफेसर वगैरह होते हैं, तो इंटरनेशनल लॉ के आपको आईआर के प्रोफेसर तो बहुत मिल जाएंगे, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन हम लोग ऑप्शनल में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो आईआर के आपको टीचर्स प्रोफेसर बहुत मिल जाएंगे, मगर इंटरनेशनल लॉ की जब बात करते हैं तो ऐसे प्रोफेसर्स की हमारे इंडिया में कॉलेजेस में और बात करी जाती है यूनिवर्सिटीज में बहुत ज्यादा कमी है। दूसरा यहां पर राइटर ये भी बताते हैं कि जैसे क्या होता है ना कि इंटरनेशनल रिलेशन के जब भी आर्टिकल, अब मैंने द हिंदू के किसी आर्टिकल की बात कर लूं, यहां पर जैसे ये राइटर हैं, तो ये मुख्यतः जो लिखते हैं, तो वो आर्टिकल्स किस पर आते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ऊपर। आईएल के ऊपर बहुत कम आर्टिकल्स भारत में आते हैं, और जो आते भी हैं वो इतने कठिन होते हैं। कठिन इसलिए होते हैं क्योंकि पहली चीज तो जो आर्टिकल ज्यादा मात्रा में आता है उसको बहुत लोग समझने की कोशिश करते हैं, उसमें इंटरेस्ट आता है। अब जो आईएल के, एक तो लिखने वाले लोग बहुत कम है, समझने वाले लोग बहुत कम है, तो ये लोग जो वो बहुत कठिन आर्टिकल्स लिखते हैं, और उन आर्टिकल्स को एक आम आदमी जो है ना, वो उसको समझने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये भी एक कारण है कि अंतरराष्ट्रीय नियमों के बारे में भारत के अंदर इतनी बातें नहीं होती हैं। देखिए यहां पर एक और संस्था की राइटर बात करते हैं, उस संस्था का नाम देखिए क्या है। अब इसकी हिंदी में वेबसाइट नहीं थी, तो मैंने इंग्लिश में ही इसकी कटिंग आपको दिखा रहा हूं, आप इसको भी गूगल करिएगा। द इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, आईसिल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सोसाइटी है, अब इसकी सोसाइटी में नाम, इसकी नाम में ही लिखा हुआ है इंटरनेशनल लॉ। इसका मतलब है कि ये क्या काम करती होगी, ये इंटरनेशनल लॉ के ऊपर काम करती होगी। बिल्कुल सही बात है। अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें तो 1989 में इसको बना दिया गया था। इसका मेन
उद्देश्य ही ये था बनाने का कि आप अंतर्राष्ट्रीय नियमों के बारे में शोध करेंगे, अध्ययन करेंगे और हमें बताएंगे कि हमें कब उसका यूज करना है। बिल्कुल अच्छी बात है। इसका एक जर्नल भी आता है। जर्नल का मतलब होता है ये अपना एक पेपर निकालती है, एक अपनी रिसर्च रिपोर्ट निकालती है। उस रिपोर्ट का नाम है इंडियन जर्नल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। मैंने इसकी भी कटिंग आपको दिखा दी है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि जर्नल का नाम क्या है। तो इंडियन जर्नल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। परंतु जानते हो यहां समस्या क्या है? यहां समस्या एक बहुत बड़ी ये आ गई है कि जब वर्ल्ड में इंटरनेशनल लॉ के ऊपर जो रिपोर्ट्स छपती हैं, जो जर्नल छपते हैं, उसमें इसको बहुत नीचे रैंकिंग दी जाती है। ये टॉप रैंकिंग्स में ये जर्नल आता ही नहीं है। और जबकि 1989 का जर्नल है ये। इसकी तुलना राइटर यहां पर चाइना के जर्नल से करते हैं कि चाइना की एक संस्था है, ठीक है, वो भी ऐसा ही जर्नल निकालती है और उसको बने हुए अभी 10 से 20 वर्ष हुए हैं, ठीक है। और 20 वर्षों में उसका जो जर्नल है, उसकी जो रिपोर्ट है, उसको विश्व में बहुत लोग वैल्यू करते हैं, इसलिए वो विश्व में टॉप में आता है। तो यहां पर भी थोड़ा सा भारत जो है वो पिछड़ गया है इस संस्था के होने के बाद भी। अब देखिए, जब भी अंतर्राष्ट्रीय नियमों की बात होगी तो संविधान के अंतर्गत अगर पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 51 आपको समझ में आता होगा। तो अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय नियमों, संधियों, कानूनों को ही महत्व देता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित कोई भी कानून होंगे तो वो हमारे संविधान में लिखा है। इसका मतलब हम इसकी पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं। राष्ट्रों के बीच में न्याय संगत और सम्मानजनक संबंध हम बिल्कुल बना के रखते हैं, ठीक है। जो भी बात होती है कि एक दूसरे से व्यवहार करने का, तो व्यवहार हम वही करेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय जो भी विधियां हैं उनका उल्लंघन ना हो। भारत की तरफ से कभी कोई ऐसा व्यवहार नहीं होता है जिसमें किसी भी इंटरनेशनल लॉ को वॉयलेट करा जाए, ठीक है। जो भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय विवाद होते हैं तो वो हम किसी मध्यस्थ के द्वारा ही सुलझाते हैं। और दूसरे को भी यही सजेस्ट करते हैं कि आप भी मीडिएटर, अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात कर लें या ऐसे कोई भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होते हैं जहां पर इन सारे विवादों को सुलझाया जाता है, तो हमारी प्राथमिकता रहती है कि हम वहीं जाकर ऐसे विवादों को सुलझाएं। चलिए, अगला आर्टिकल जो है आपको प्रश्न संख्या 8 पर मिलेगा। इसको भी आप सेकंड पेपर के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जोड़ सकते हैं। अब ये आर्टिकल 3-4 दिनों से आप सुन रहे होंगे, F-16 की न्यूज आई थी। मैं आपको कुछ आर्टिकल्स दिखाता हूं। देखिए, ये आर्टिकल्स द हिंदू का था। इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, इन्होंने $450 मिलियन, बहुत बड़ी रकम होती है, इसके लिए F-16 को क्या कर दिया है, इस प्रोग्राम को पाकिस्तान के लिए ये डील अप्रूव कर दी है। अब देखिए यहां पर ये वर्ड हुआ है सस्टेनमेंट, वर्ड यूज हो रहा है। ये देखिए मिंट का आर्टिकल है, इसमें भी सेम वर्ड यूज हुआ है, F-16 फ्लीट सस्टेनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि जो $450 मिलियन की डील यूएसए ने पाकिस्तान के साथ करी है, उसमें इनके पास जो F-16 विमान है, जो ये फाइटर प्लेन आप देख रहे हो, ठीक है, टोटल ऐसे मान के चलो कि 75 के आसपास इनको F-16 मिले थे, और वो भी 1980s के दौरान। तो उस टाइम के जो ये F-16 इनके पास है, इनकी सर्विसिंग की बात आएगी या इसकी मेंटेनेंस की बात आएगी या इसमें जो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर कुछ अपडेट करने की बात है, तो यहां पर सस्टेनमेंट का मतलब ये है, ना कि नए F-16 विमान दिए जाने हैं। तो जो पुराने इनके पास विमान हैं उनकी सर्विसिंग, उनकी जो ओवरहॉलिंग होती है या उनके अंदर जो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर हैं, तो उनके अपडेशन की यहां पर $450 मिलियन की डील हुई है। तो ये तो बात हो गई यहां पर किस चीज की, न्यूज की। वापस आते हैं अपने आर्टिकल में। आर्टिकल जो है वो ये कहता है कि यहां पर ये जो यूएसए पाकिस्तान के साथ करा इसने, ठीक है, तो इसमें इंडिया की तरफ से ये विरोध देखने को मिला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। यहां पर देखिए, आप इनका पुराना जो विमान है, आपको पता होगा बालाकोट की बात करें, ठीक है, तो बालाकोट में F-16 और हमारे MiG-21 की डॉग फाइट हुई थी। उसमें साफ साफ प्रूफ हुआ था, F-16 से जो मिसाइल मारी गई थी उसका जब शोध हुआ तो उससे साफ साफ पता चल गया कि सामने ये F-16 विमान ही था। हालांकि मुद्दा यह है कि F-16 यहां पर बालाकोट स्ट्राइक में पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट यूज करा। इसका सीधा सा मतलब है कि F-16 पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट में यूज करने पे बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता है। तो और हमारा यूएसए के साथ जो संबंध है, उस संबंधों को देखते हुए यूएसए ऐसा इनके साथ क्यों कर रहा है, इसमें टेक्नोलॉजी में अपडेशन या इनके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को अपग्रेड करना, तो यहां पर इंडिया ने ये क्वेश्चन यहां पर रेस करा। इसके रिस्पेक्ट में यूएसए ने यहां पर आंसर दिया कि देखिए, ये जो सर्विसिंग वाली बात है, तो ये तो 1980s के जो प्लेन है, तो जाहिर सी बात है कोई भी देश प्लेन देता है तो उसकी सर्विसिंग की जो जिम्मेदारी होती है वो उसकी होती है। तो वही चीज हम यहां पर कर रहे हैं, ना कि हम कोई इनको नई टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ दे देंगे, ठीक है। परंतु यहां पर इस आंसर से ना इंडिया इतना सहमत दिखा नहीं।
देखिए हमारे यूएसए के साथ अभी देखिए हाल ही में जो मैरीटाइम पार्टनरशिप की बात करें, ठीक है, यूएसए का जो नेवल एयरक्राफ्ट होता है वो चेन्नई के बंदरगाह में आता है, हम उसको मेंटेनेंस उसकी सर्विसिंग करते हैं। दूसरा कॉमकासा की बात करें, लेमोआ की बात करें, बैका की बात करें, तो इतने सारे डिफेंस के और इतने इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हमने यूएसए के साथ साइन करे हुए हैं। और दूसरा, इंडिया इस इंडो पैसिफिक जोन की बात करें या हिंद महासागर की बात कर लें, वहां पर यूएसए का एक बहुत स्ट्रांग एलाई है। किस चीज के लिए? चाइना को काउंटर करने के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स यूएसए को देखते हुए एक बार के लिए इस चीज को कैंसिल करना चाहिए था। और ऐसा नहीं है कि यहां पर बाइडन की बात हो रही है, यहां पर राइटर कहते हैं कि जिस समय डोनाल्ड ट्रंप थे शासन में, ठीक है, उस समय पाकिस्तान को जो मिलिट्री असिस्टेंस दी जा रही थी ना, वो पूरी तरीके से रोक ली गई थी। तो अब बाइडन के आने से उस असिस्टेंस को वापस से स्टार्ट क्यों कर दिया गया? ये भी एक प्रश्न यहां पर अमेरिका से पूछा जा सकता है। अब देखिए कुछ मतभेद हो सकते हैं यहाँ पर इंडिया और अमेरिका को लेके। जैसे मान लीजिए यूक्रेन वॉर की बात कर लें तो इंडिया का कोई इसमें क्लियर इंस्टेंस नहीं है। दूसरा, जो काटसा एक्ट की बात कर लें, अब जैसे हम रशिया से S-400 ले रहे हैं, ठीक है, ऑयल परचेज करते हैं, कोल खरीदते हैं, तो हालांकि यूएसए ने काटसा के अंतर्गत जो प्रतिबंध आते हैं वो भारत पर नहीं लगाए हैं, परंतु ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसमें भारत और अमेरिका जो हैं वो थोड़ा सा एक दूसरे के अपोजिट दिखते हुए फील होते हैं। दूसरा, यहां पर देखिए एक पाकिस्तान की हेल्प करना जो यूएसए चाह रहा है, तो इसके पीछे एक ये र्यूमर भी देखा जा रहा है कि अभी जिस तरीके से अल कायदा के कमांडर इन चीफ को यूएसए ने एक ड्रोन हमले में मारा, तो ऐसा ये कहा गया कि उस ड्रोन हमले को, वो ड्रोन जहां से टेक ऑफ हुआ था तो वो पाकिस्तान की धरती थी। तो पाकिस्तान की धरती को जब यूज करने दिया पाकिस्तान ने यूएसए के लिए, तो एक एज ए यूएसए का गिफ्ट भी F-16 का ये जो डील हुई है उसको समझा जा रहा है। परंतु यहां पे सबसे बड़ा, आप थोड़ा सा F-16 के बारे में जान लेते हैं कि F-16 जो है ये 4th जनरेशन का, यानी कि चौथे जनरेशन का एक एयरक्राफ्ट फाइटर प्लेन्स है, ठीक है। ये कुछ देश ऐसे हैं जिन जो अभी F-16 को रखते हैं अपने पास, ठीक है। यहां पर भी पाकिस्तान का झंडा आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि F-16 जो है वो कौन सी कंपनी बनाती है, तो याद रखिएगा लॉकहेड मार्टिन जो कंपनी है वो F-16 का निर्माण करती है। फाइटिंग फाल्कन भी इसको बोलते हैं, तो इस नाम से भी इसको बुलाया जाता है, ये भी चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, प्रश्न संख्या 14 पर आपको मिलेगा। इसको आप सेकंड पेपर, थर्ड पेपर दोनों से जोड़ सकते हैं। कृषि से, विज्ञान से, अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, पशुपालन हो गया, तो ये सारी चीजों में आप इसको कवर कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए 12 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ यानी कि विश्व डेयरी सम्मेलन जो था उसका उद्घाटन करा गया हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। तो जब इस उद्घाटन ये करा गया ना, तो इसमें एक जो बीमारी बहुत ज्यादा चर्चा में है उसके बारे में बात करा गया, और वो थी लंपी स्किन डिजीज यानी कि LSD, ठीक है। थोड़ा सा इस बीमारी के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए ये आर्टिकल हमारे लिए कितने तरीकों से इंपॉर्टेंट हो गया। पहला, यहां पर अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ क्या है, ये प्रारंभिक परीक्षा में पूछ सकते हैं। विश्व डेयरी सम्मेलन के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा और तीसरा, लंपी स्किन डिजीज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से। तीनों चीजों को हम लोग इस आर्टिकल में कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग LSD के बारे में देख लेते हैं कि ये कौन सी बीमारी होती है। देखिए होता क्या है ना, जो मवेशी होते हैं, जैसे जो भैंसें होती हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक वायरस के थ्रू, अब सबसे पहली चीज यहां पर यही इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये एक वायरस जनित रोग है। वहां पर ऑप्शन आ जाएंगे, बैक्टीरिया है, कवक है, वायरस है, तो विषाणु जनित रोग है, ठीक है। और विषाणु है कौन सा, कैप्रीपॉक्स फैमिली का विषाणु है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो अभी ये विषाणु जैसे ही किसी मवेशी यानी कि भैंस के शरीर में प्रवेश करता है ना, तो धीरे धीरे पहले क्या होता है, उसको बुखार होगा, उसके बाद जो उसकी आंखें होती हैं या नाक होती है उससे एक तरल पदार्थ का रिसाव होता है। धीरे धीरे उसके शरीर में क्या होगा, उसको भूख लगना बंद हो जाती है। क्योंकि होता क्या है कि जहां पर जैसे नाक की बात कर रहे हैं, आंख की बात कर रहे हैं, तो यहां पे क्या होता है, एक तरल पदार्थ जब बाहर आता है तो बहुत ज्यादा पीड़ा होती है उस पशु को। तो जब उसके मुंह में पीड़ा होती है ना, तो वो जुगाली नहीं कर पाता, वो खाने को चला नहीं पाता, खाने को चबा नहीं पाता। उसका एक सिंपल सा आउटपुट क्या निकलता है कि उसको भूख कम लगती है, ठीक है। जब भूख कम लगती है तो उसकी जो वृद्धि है, उसके शरीर की वृद्धि वो भी रुक जाती है, कमजोर पड़ने लगता है। बुखार उसको पहले ही आ रखा था, अब उसके बॉडी में ना छोटे छोटे से लम्स, इसमें देखिए इस रोग का नाम में ही क्या लिखा हुआ था, इस लंपी लिखा हुआ है ना, तो लंपी का मतलब होता है छोटे छोटे से ऐसे दाने पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। मैं आपको एक फिगर के तौर पर दिखाता हूं, तो ये देखिए छोटे छोटे से जो दाने हैं वो पड़ना स्टार्ट हो जा रहे हैं बॉडी में, ठीक है। यही जो दाने हैं इसको गांठें भी कह सकते हैं आप। यही गांठें इस तरीके की जब किसी मवेशी के अंदर देखी जाती हैं तो उसको बोला जाता है कि वो LSD रोग से ग्रसित हो गया है।
अब इस रोग से ग्रसित जब वो जानवर हो जाता है ना, तो जैसे लिखा हुआ है कि पूरे शरीर पर जगह जगह गांठें पड़ जाती हैं, तो खाना बंद कर देता है। सीधा सा मतलब है जब खाना बंद कर देगा तो दूध का उत्पादन जो है वो भी क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा या ना के बराबर हो जाएगा। तो ये कुछ लक्षण हैं एलएसडी के, ठीक है। अब अगर इसकी वैक्सीन की बात करें तो इसमें जो वैक्सीन है ना, वो वैक्सीन इसके लिए कोई नहीं बनी है। यहीं पर क्या हुआ, हमारे प्रधानमंत्री ने जो यहां पर वर्ल्ड डेयरी समिट हो रहा है ग्रेटर नोएडा में, इसमें यह बोला है कि हमारा अनुसंधान, हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो इस अनुसंधान में लगे हैं कि इसकी वैक्सीन को जल्दी से जल्दी क्या करा जाएगा, डेवलप करा जाएगा। अभी के लिए जैसे आपने गोट पॉक्स का नाम सुना होगा, शिप पॉक्स का नाम सुना होगा, ये भी एक बीमारी होती है, उनका जो वैक्सीन है वो हम इसी एलएसडी के बीमारी में यूज करते हैं और उससे काफी ज्यादा सुधार भी यहां पर देखा गया है। ये तो बात हो गई यहां पर विज्ञान से संबंधित, रोग से संबंधित। अब इसका आर्थिक प्रभाव, जो यहां पर मैंने हेडिंग डाली थी कि अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको समझने के लिए जरा यहां पर ये देखते हैं। पीआईबी का ये आर्टिकल निकला था, उसमें कुछ फैक्ट्स निकले हुए हैं। ये क्या फैक्ट है देखिए, यहां पर बोला जा रहा है कि 8 वर्ष में अगर उत्पादन में वृद्धि देखी जाती है तो एक देखिए कितना बड़ा फिगर सामने आता है कि 44% की वृद्धि हुई है। और अगर 44% की किसी भी प्रोडक्ट में वृद्धि हो रही है तो यानी कि उसके पीछे जो रोजगार है उसमें बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो लगे होंगे, बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, तभी तो इतना प्रोडक्शन हो रहा है, तभी तो इतना वृद्धि हो रही है। तो ऐसा बोला जाता है कि 8 करोड़ जो डेयरी किसान हैं वो डायरेक्ट इस चीज में जुड़े हुए हैं। अब क्या होता है, जब ऐसा कोई रोग जो हमारे मवेशियों को प्रभावित करता है, जो दुग्ध उत्पादित करते हैं, तो अगर वो मवेशी के अंदर ये वायरस चला गया और उसको ये रोग हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हमें इस अर्थव्यवस्था पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अर्थव्यवस्था के साथ साथ इनके रोजगार पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अब इसमें से बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जिनके पास मान लीजिए 2 भैंस हैं, 3 भैंस हैं, 4 भैंस हैं, जो बड़े छोटे स्तर पे डेयरी का उद्योग चलाते हैं। उनके ऊपर इसका बहुत ज्यादा विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, उनका बिजनेस जो है वो काफी ज्यादा इफेक्ट हो जाता है इस चीज से। तो ये कहीं ना कहीं हमारे अर्थव्यवस्था पे एक बुरा इम्पैक्ट डालता है ये रोग। अब हाल ही में आपने देखा राजस्थान, गुजरात में ये इसके बहुत सारे केसेस देखे गए। जब ये रोग इस पर्टिकुलर मवेशी के अंदर चला जाता है ना, उसको हो जाता है, तो एक तो दुग्ध उत्पादन में बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। दूसरा, यहां पर क्या होता है, जैसे जो भैंस का मीट होता है, ठीक है, तो भैंस का जो मीट है वो इंडिया से बहुत अधिक मात्रा में निर्यात होता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि बिलियन ऑफ यूएस डॉलर्स की कमाई यहां पर इस मीट से होती है। परंतु जैसे ही दूसरे देशों को पता लगता है या फिर ये खबर आती है कि यहां पर मवेशियों के अंदर एलएसडी रोग हो गया है, तो इस निर्यात में कमी हो जाती है। तो इस निर्यात में देखिए फिर ये जो विदेशी मुद्रा आनी थी उसमें कमी हो जाएगी। तो इस तरीके से भी ये हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर देगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जो हम लोग बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ की, यानी कि इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की, ठीक है। तो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बारे में जान लीजिएगा कि यहां पर 1200 से ज्यादा हाईली क्वालिफाइड जो डेयरी एक्सपर्ट्स हैं वो इस संस्थान से जुड़े हुए हैं। टोटल 43 देश इसके मेंबर हैं। अगर बात करी जाती है पूरे विश्व में 75% जो उत्पादन होता है दूध का, उस वो सारे देश इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। इस संस्था का मेन काम क्या होता है, मेन काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जो भी डेयरी के प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, दूध से बनने वाली जो भी प्रोडक्ट होते हैं, उनको पहली चीज ये श्योर करना कि वो सेफ हैं, उसमें कोई रोग नहीं है। दूसरा, उनका सतत उपयोग करना, सबकी पहुंच तक उनको बढ़ाना। चलिए आज मैं आपसे एक बहुत ज्यादा टफ प्रश्न पूछता हूं। आप अगर न्यूज देखते हैं तो आप इस प्रश्न का आंसर जरूर कर पाएंगे। आइंस्टीन रिंग के बारे में चर्चा हो रही है। मेरे को कमेंट करके बताइए ये क्या रिंग है और इसकी चर्चा क्यों हो रही है, आइंस्टीन रिंग। अंत में देख लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए आ रहा है, भारत कुछ ही महीनों में G20 देशों के समूहों की अध्यक्षता संभालने जा रहा है। G20 एजेंडा तय करने में भारत के सामने क्या चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, उनके बारे में बताना है आपको। दूसरा प्रश्न है, भारत अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को आगे बढ़ाने के साधन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से उपयोग करने में विफल रहा है। क्या आप सहमत हैं? इसको कारण सहित उत्तर करना है आपको। दोनों प्रश्न का उत्तर लिखने का कोशिश जरूर करिएगा। आज के सत्र में बस इतना ही रखते हैं। मैं आशा करता हूं आज का सत्र आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं जो भी प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं तो उसका कमेंट करके जरूर आंसर करिएगा। मैं पर्सनली आपके कमेंट्स देखता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स करते हैं। मिलते हैं अगले द हिंदू के सत्र में, तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए। मैं हमेशा आपसे ये लाइन बोलता हूं तो उसको माना जरूर करिए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।